नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसके प्रशासनिक सुधारों को देखा था। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार भी बहुत फेमस है और इससे भी बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे अलाउद्दीन के द्वारा किए गए सारे आर्थिक सुधारों को आप एक साथ देख लें। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। वंशों का क्रम हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश जो हम देख चुके हैं, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, उसके बाद मुगल वंश, सूरी वंश और फिर से मुगल वंश। अलाउद्दीन के समय जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि कुल प्रांतों की संख्या कितनी है। तो कुल 11 प्रांत हैं अलाउद्दीन के शासनकाल के समय। इसमें हम देखते हैं कि इन प्रांतों का जो प्रशासक है उसे वली या मुक्ता कहते थे। तो प्रशासनिक व्यवस्था को देखता कौन है? वली या मुक्ता। और बरनी इसका उल्लेख करते हैं। इनमें कौन से क्षेत्र हैं? एक तो गुजरात, फिर मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर, समाना और सुनाम, धार एवं उज्जैन, झायन एवं मेरठ, चित्तौड़, चंदेरी, बदायूं, कोइल एवं कर्क, अवध और कड़ा, ये क्षेत्र हमको मिलते हैं। तो कुल 11 प्रांत हमको अलाउद्दीन के शासनकाल के समय दिखते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके आर्थिक सुधारों को। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इसका शासनकाल है 1296 से 1316 तक और इसी समय यह आर्थिक सुधारों को लागू कर पाता है, जिसमें यह मार्केट कंट्रोल सिस्टम को अपनाता है और बाजार को यह नियंत्रित करता है, राजस्व सुधार करता है, कृषि व्यवस्था में सुधार करता है, सैन्य एवं आर्थिक संबंधों में सुधार करता है, मुद्रा व्यवस्था में सुधार करता है, व्यापार में सुधार करता है, सामाजिक और आर्थिक समानता को भी यह विकसित करने का प्रयास करता है। तो इन्हीं सुधारों के अंतर्गत हम इसके सुधार को देखेंगे। सबसे ज्यादा इसमें फेमस बाजार नियंत्रण प्रणाली है। उसके साथ साथ जो कृषि सुधार है वह भी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो अलाउद्दीन ने विकसित किया था वही सबसे ज्यादा फेमस हमको मिलता है। जो इतिहासकार हैं वह इसके सुधारों पर क्या कहते हैं? तो इरफान हबीब को जब हम देखते हैं तो वह कहते हैं कि अलाउद्दीन ने जो यह सुधार किए वह क्रांतिकारी सुधार थे। उसने व्यवस्था को बहुत अच्छे से बना के रखा और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिससे समाज के बहुत सारे लोगों का हित हो सके और बाजार में जो कीमतें हैं वह नियंत्रित हो सके। राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसकी तरफ यह एक कदम है। सामाजिक न्याय की अवधारणा मतलब समाज के सबसे शोषित वर्ग का भी या समाज के सबसे निचलित वर्ग का भी जब ध्यान रखकर नियम बनाए जाए तो उसे कहा जाएगा सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। अब यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसके माध्यम से जो आपूर्ति है उसको सुरक्षित किया जाता था और आपूर्ति सुरक्षित करने का मतलब जब कोई संकट काल हो तो उस समय भी लोगों को खाद्यान्न संकट ना हो, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंच सके, वह सारी व्यवस्थाएं वह करता है। तो इससे जो शोषित वर्ग है, समाज का सबसे निचले तबके का वर्ग है, उसका भी कल्याण हो, इस तरह की भावना इनको दिखती है। मोहम्मद इरशाद कहते हैं कि इसने दक्षता को बढ़ावा दिया और जो सामाजिक असंतोष था उसको भी जन्म दिया, क्योंकि जो प्रशासनिक सुधार हुए उस सुधारों के तहत प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो इसका सिस्टम था लागू करवाने का सिस्टम और उसके साथ साथ जो शरिया के कानून थे उनके तहत जब इनको लागू करवाया जा रहा था तो कहीं न कहीं समाज में एक असंतोष भी पैदा हो रहा था। हमने जजिया जैसी व्यवस्था को देखी जो एक किसी विशेष वर्ग से लिया जा रहा था या उस समय के हिंदुओं से लिया जा रहा था, या हम कहें कि जो गैर मुसलमान है उन सब से जजिया लिया जा रहा था। तो उससे जो सामाजिक असंतोष है वह पैदा हुआ। सुमित्रा घोष कहती हैं कि इसके जो नियम है वह काफी कठोर हैं लेकिन प्रभावी हैं। मतलब वह बता रही हैं कि इसके नियम जो बनाए इसने वह काफी कठोर नियम है, लेकिन उन नियमों का जो समाज पे प्रभाव पड़ा, पूरी आर्थिक व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा वह काफी पॉजिटिव था। यह कहती है कि अंततः इसके जो नियम है वह असंतोष का भी कारण बनते हैं। बर्नी कहते हैं कि इसने व्यापक आर्थिक सुधार किए, लेकिन जो मुद्रास्फीति थी उसमें भी वृद्धि हुई। बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में इसकी बात करते हैं और वह कहते हैं कि जो इसने तांबे के सिक्के चलवाए उस सिक्कों के चलने से जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें व्यापक सुधार हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई। और इस बात का समर्थन KS लाल और इरफान भी करते हैं। इसके अलावा जो अमीर खुसरो हैं इनकी एक पुस्तक है खजाइनुल फुतूह और इसामी की एक पुस्तक है फुतूह सलातीन और इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहाला। तो 3 पुस्तकें बहुत फेमस है। इब्न बतूता वाली यह जरूर याद रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है। तो 3 पुस्तकें हैं, इनमें भी अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों की चर्चा की गई है और इनमें कहा गया है
कि जो इसने यह नियम कानून बनाए थे, जो इसने यह आर्थिक सुधार किए थे, इससे आम प्रजा को काफी राहत मिली और इसी के साथ साथ जो सामान्य जनता है उसका काफी भला हुआ। इस बात का समर्थन ए निजामी और वीपी सक्सेना भी करते हैं। तो आर्थिक सुधारों पर इतिहासकार अपना मत रख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसके सिस्टम बने। सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर मार्केट कंट्रोल सिस्टम जो इसने डेवलप किया था। इसमें हम देखते हैं कि यही अलाउद्दीन की सबसे खास नीति थी, जिसके तहत वह डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता था। बाजार में जो कीमतें हैं वह स्थिर रहें, इस बात के लिए यह पूरा प्रयास करता था। यह वस्तुओं की पहले से ही मूल्य तय करता था या निर्धारित मूल्य पर ही बाजार में वस्तुओं को खरीदा बेचा जा सकता था, यह बात यह तय करता है। इससे जो मुनाफाखोरी है और जो कालाबाजारी है उस पर काफी रोक लगी। इसने एक अधिकारी की नियुक्ति की, शाह ने मारकत। इस अधिकारी का काम यह है कि बाजार में किन कीमतों पर चीजें बिक रही है या जो प्रशासन ने कीमतें तय की है उस पर चीजें बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, उस बात की यह निगरानी करता था। इसके साथ साथ इसने जासूसी प्रणाली भी बनाई थी। हमने देखा था बरीद नामक पद आपको मिलता है। तो जो जासूसी प्रणाली बनाई गई उसके माध्यम से यह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था। मतलब कोई चोरी छुपे भी अगर सही दाम पर चीजों को नहीं बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती थी। और उसकी सूचना कहां से मिलती थी? जासूसी प्रणाली के माध्यम से। और जब सूचना मिल जाती थी जासूसों के माध्यम से कि कोई व्यक्ति किसी तरह की मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती थी। अलाउद्दीन का यह आपको नियम मिलेगा कि जब भी कानून लागू हो तो कठोर तरीके से लागू हो और पूरी प्रभावशीलता के साथ लागू हो। इसने व्यापारियों के लिए भी नियम बनाए। व्यापारियों के लिए जो नियम है वह यह है कि अब व्यापारी सीधे किसी किसान से खरीदारी नहीं कर सकते हैं, वह राज्य द्वारा संचालित गोदानों से ही खरीदारी कर सकते हैं। अब इसमें आप समझिए जो मॉडर्न डे एफसीआई का कॉन्सेप्ट है कि किसान मंडियों में अपने सामान को बेचते हैं और मंडियों में रेट तय है। इन मंडियों से सामान गोदामों में जाता है, मतलब और चैन है। सिंपल भाषा में आप समझिए गोदामों के बाद यह फिर आता है सप्लाई सिस्टम में और सप्लाई सिस्टम में आने के बाद यह आम जनता को मिलता है। इससे क्या है, जो बिचौलिए हैं वह जो है किसानों का शोषण नहीं कर पाते हैं। अगर यह किसान सीधे सीधे किसी व्यापारी को बेचना चालू करे तो इस बात की संभावना ज्यादा है, या हमने ऐतिहासिक रूप से ऐसा देखा है कि व्यापारी ज्यादा शोषण करते हैं किसानों का। तो इस बात को अलाउद्दीन ने भी समझा था और अपने समय काल में ही उसने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई कि अब जो व्यापारी हैं वह सीधे किसानों से अनाज नहीं खरीद सकते हैं। किसान जाते थे कहाँ? गोदानों में। गोदानों का मतलब जो सरकारी गोदाने हैं उस समय के प्रशासन द्वारा संचालित, उन गोदामों में अपने सामान को बेचते थे और गोदामों के बाद वह सामान जाता था व्यापारियों के पास। और व्यापारियों के पास जाने से पहले इसकी जो कीमत है वह किसके द्वारा तय होती थी? प्रशासन के द्वारा। मतलब किस कीमत पर खरीदा जाएगा किसान से और किस कीमत पर बेचा जाएगा व्यापारी को, यह पूरा चक्र पहले से ही डिसाइड था। राजस्व सुधार भी इसने काफी किए। जैसे जो भू राजस्व है उसकी नई दरें इसने लागू की। अब जो भू राजस्व है इसमें कर बढ़ाया गया। इससे जो शोषण होगा मजदूर वर्ग का और किसान वर्ग का वह हम देखेंगे, लेकिन इसने कर की दर को बढ़ाया और कर अब 50% से ज्यादा लग रहा था। मतलब जितनी उपज हो रही थी उसके आधे हिस्से पर कर लगने लगा। इसने इस बात का लेकिन ध्यान रखा कि जो किसान है उसका शोषण ना हो, लेकिन अंततः किसान का शोषण होता है और जो मजदूर वर्ग है उसका भी शोषण होता है। तो जो कर की दर है वह बहुत ज्यादा की गई। इससे पहले हम देखते हैं तो कर की दर 1/3 से ज्यादा नहीं थी। इसने कर की दर को बहुत बढ़ा दिया। खालसा भूमि भी हमको मिलती है। जो राज्य के सीधे नियंत्रण में भूमि है उसको कहा जाता है खालसा भूमि। खालसा भूमि पर जो सुल्तान है या जो शाही परिवार है उसका सीधा सीधा नियंत्रण होता था और वह उनके माध्यम से टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो यह टैक्स कलेक्ट होता था वह सीधा जाता था कहाँ? शाही खजाने में। और अलाउद्दीन ने बहुत सारी जो भूमियां छीनी थी अलग अलग लोगों से, जिनको भूमियां पहले आवंटित थी, जैसे जो उच्च पद पर अधिकारी थे जिनको बहुत सारी भूमियां दी गई थी, उन भूमियों को यह वापस ले लेता है और उनको खालसा भूमि में ट्रांसफर कर देता है। अब जो खालसा भूमि का टैक्स है वह टैक्स जाएगा सीधा अलाउद्दीन के खजाने में या शाही खजाने में। तो खालसा भूमि के जो नियम है उसको भी इसने परिवर्तित किया। इसने इक्ता प्रणाली पर नियंत्रण स्थापित किया। इक्ता प्रणाली अर्थात जमींदारों को भूमि दी जाती थी और भूमि पर टैक्स कलेक्शन का काम जमींदार करते थे और उसके बाद वह टैक्स का एक हिस्सा राजा को पहुंचाते थे। इसने इसमें भी सुधार किया और ऑडिट करवाने का काम स्टार्ट किया, क्योंकि जो यह जमींदार हैं यह किसानों से टैक्स ज्यादा वसूलते थे लेकिन शाही खजाने में कम जमा करते थे। मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा था। तो उसको दूर करने के लिए इसने नियमित
निरीक्षण प्रारंभ करवाया और कठोर नियम बनवाए, और उसके बाद भी अगर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको वह कठोर से कठोर दंड देता था। तो इस तरह से इक्ता प्रणाली के माध्यम से भी टैक्स कलेक्शन को इसने बढ़ाया। इसने कर जो निर्धारित किए उसमें हमको मिलता है जब्ता या फिर जाविता। इस व्यवस्था के तहत भूमि की पैमाइश की गई और पैमाइश के बाद जो कर है वह निर्धारित किया गया। तो जब्ता की व्यवस्था के द्वारा भूमि कर को निर्धारित किया गया। एक शब्द मिलेगा आपको बिस्वा। बिस्वा क्या है? पैमाइश का एक मानक है। आज भी आप इसका नाम सुनते होंगे। तो बिस्वा की व्यवस्था इसने स्थापित की और इसके साथ साथ यह नियम बनाया कि प्रति बिस्वा उपज का आधा भाग टैक्स लगेगा। मतलब 50% टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वह बिस्वा पर भी लागू हो रहा था। एक शब्द आपको और मिलेगा लट्ठा। यह भी आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सुना होगा। तो 20 गज का एक लट्ठा होता था। मतलब यह भी माप की एक इकाई है और भूमि इसमें मापी जाती थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू करवाई। राशनिंग व्यवस्था कैसे? जैसे मैंने आपको गोदामों का कॉन्सेप्ट बताया कि यह गोदामों के माध्यम से व्यापारियों को बेचता था। किसानों से खरीदारी होती थी और किसानों के बाद वह जाता था गोदामों में। तो वहां पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था और जब कोई संकट काल होता था, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कोई अन्य आपदा आ गई, तो उस समय इस अनाज का प्रयोग किया जाता था। तो राशनिंग प्रणाली हमको बहुत प्रभावशाली रूप से दिखती है अलाउद्दीन के शासन काल में। एक पद आपको और मिलेगा शहना। शहना कहेंगे बाजार के अधीक्षक को, और अलाउद्दीन ने मलिक कबूत को इस पद पर नियुक्त किया था। यह बाजार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बाजार में जिस तरह से लेन देन हो रहे हैं, व्यापारियों को जो नियंत्रित करने का काम है, वह सारे काम यह देखता था। एक शब्द मिलेगा सराय ए अदल। यह न्याय का स्थान है। यहाँ पर सरकारी धन से सहायता प्राप्त एक बाजार विकसित किया गया था और उस बाजार में जो व्यापारिक कार्यवाहियां हैं या जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको सही तरीके से चलाया जाए, इस बात का यह खास ख्याल रखता था। तो सराय ए अदल क्या है? न्याय का स्थान है जहां पर व्यापारिक गतिविधियां ठीक से चलती रहे। अब इस शब्द को आप जरा थोड़ा और समझिए। इस शब्द का मतलब क्या होगा? एक स्थान बना है, और स्थान बना है किसके द्वारा? प्रशासन द्वारा। सामान्यतः जो बाजार होते थे उस समय वह प्रशासन के द्वारा ना होकर कई बार स्वयं से भी लोग बाजार लगाते थे, या कोई फेमस स्थल होता था वहां पर बाजार लगते थे। इसमें जो आपके धार्मिक स्थल है वह भी काफी इंपॉर्टेंट होते थे। तो इसने क्या किया? बाजार व्यवस्था को विकसित किया और बाजार लगाए जाने की व्यवस्था की गई। किसके द्वारा? प्रशासन के द्वारा। और इसके लिए धन किसने दिया? प्रशासन ने। तो प्रशासन ने धन देकर ऐसे बाजारों का विकास किया और इसीलिए इनको न्याय का स्थान कहा जा रहा है। मतलब व्यापारिक गतिविधियों में न्यायिक व्यवस्था लागू हो या व्यापारिक गतिविधियां सही तरीके से हो रही हैं, इस बात का प्रशासन ध्यान रख रहा है। यानी कि जो व्यापारी हैं और जो ग्राहक हैं उन दोनों के साथ न्याय हो, इस तरह के स्थल का विकास किया गया। एक शब्द आपको और मिलेगा परवाना नवीस। यह वह अधिकारी है जो परमिट देने की व्यवस्था को देखता है। तो परमिट के माध्यम से ही, मतलब कौन सामान बेचेगा, इस बात का परमिट दिया जाता था। मतलब व्यापारी कौन होगा यह प्रशासन द्वारा तय किया जाता था। हर कोई खरीद और बिक्री नहीं कर सकता था। तो परवाना नवीस आपको मिलेगा जो परमिट देने का अधिकारी है। इसके अलावा अलाउद्दीन आवास कर भी वसूलता है, जिसको कहते हैं घरी कर, और चराई कर भी वसूलता है। लेकिन चराई कर में आप ध्यान रखेंगे कि यह दुधारू पशुओं से वसूला जाता है। कर की जो व्यवस्था है वह बहुत व्यापक है और बाद में यही खिलजी वंश के खिलाफ एक असंतोष का कारण बनेगा और जनता में इससे विद्रोह होगा। और उस विद्रोह के बाद जब आप देखेंगे गाजी मलिक को, वह गाजी मलिक जो सिंधु क्षेत्र में नियुक्त था वह सहायता करेगा। और इसकी सहायता कौन करेंगे? गाजी मलिक की। कौन? निजामुद्दीन औलिया। तो वह हम आगे देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे जो खिलजी वंश है उसका पतन हुआ और एक नए तुगलक वंश का जन्म हुआ। आने वाले वीडियोज में उसको हम देखेंगे। तो हर तरह के टैक्स यह वसूल रहा है और टैक्स वसूलने के जो इसने नियम है वह बहुत सख्त बनाए हैं। इसी तरह का अगर टैक्स देने में कोई वायलेशन होता है तो वह उस पर बहुत कठोर कार्यवाही करता है। राजस्व सुधार में देखें तो जजिया की व्यवस्था इसने लागू की थी और यह जजिया गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। हालांकि कुछ जगहों पर यह मिलता है कि यह जजिया स्त्रियों से, बच्चों से और जो विक्षिप्त हैं उनसे नहीं वसूला जाता था। लेकिन इस जजिया की व्यवस्था ने जो धार्मिक द्वंद्व है उस द्वंद्व को कहीं ना कहीं प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जजिया गैर मुसलमानों से वसूला जाता था और जो जजिया की दर है वह दर भी काफी ज्यादा थी। तो 2 दिनार प्रतिवर्ष जजिया के रूप में वसूला जाता था और इससे जो एक समुदाय है उसमें काफी विरोध हो गया सुल्तान के प्रति। तो जजिया की व्यवस्था लागू की थी किसने? अलाउद्दीन ने। यह आप ध्यान रखिएगा। एक शब्द आपको और मिलेगा जकात। यह आपने शायद सुना हो।
तो जकात मुसलमानों के लिए था या मुस्लिमों के लिए, और यह जकात एक तरह का धार्मिक कर था। लेकिन यह जकात था कितना? 2.5% था, जितनी भी आय हो रही है उसका 40वां भाग। तो जकात की भी व्यवस्था हमको दिखती है। फिर मिलेगा आपको खुम्स। खुम्स क्या है? यह 5वां हिस्सा था। किसका? कृषि कर का। तो कभी कभी खुम्स भी वसूला जाता था, और यह मुख्यतः होता था 1/5 भाग पूरी उपज का। तो इस तरह आप और देख रहे हैं कि ना केवल कृषि कर वसूले जा रहे हैं, व्यापारियों से कर वसूले जा रहे हैं, पशुओं से भी कर वसूले जा रहे हैं, धर्म के आधार पर भी कर वसूला जा रहा है, और उसके बाद अतिरिक्त कर भी वसूला जा रहा है। लेकिन कर में भी आप ध्यान रखेंगे कि उत्पादन लागत के आधार पर कर का निर्धारण किया जा रहा था। यानी कि जितनी लागत लगी है उसी के आधार पर कर का निर्धारण किया जा रहा था, और इससे हम यह पाते हैं कि जितनी वास्तविक आय होती थी उसी के आधार पर राजस्व वसूला गया। एक इसने पद्धति विकसित की जिसको कहा जाता है मसाहत मापन। इस पद्धति के तहत जितनी भी भूमि होती थी उस पर 50% यानी कि 1/2 भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। हालांकि इससे पहले के शासकों को हम देखते हैं, तो जब हम बलबन और इल्तुतमिश को देखते हैं तो इन्होंने कभी भी टैक्स 1/3 भाग से ज्यादा नहीं वसूला था। लेकिन अलाउद्दीन ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करना चाहता है। अब ऐसा यह कर क्यों रहा था? क्योंकि यह बहुत सारे युद्धों में भाग ले रहा था। इससे पहले जब हम जलालुद्दीन को देखते हैं तो जलालुद्दीन कहता है कि उसको ज्यादा युद्ध करने ही नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन अपना विस्तार करना चाहता है, और वह बहुत सारे युद्धों को लड़ता है। ना केवल उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, बंगाल के क्षेत्र में भी लड़ने जाता है। हालांकि वहां जीतकर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाता है, लेकिन युद्ध तो वहां भी करता है। फिर उधर सिंध से हो रहे आक्रमण, तो उन सबके कारण इसको धन की बहुत आवश्यकता होती है, और यह जनता से बहुत कठोरता के साथ धन वसूलता है। तो राजस्व में आप देख रहे हैं कि हर तरह का टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है। राजस्व वसूली के लिए कुछ स्थानीय व्यक्तियों का भी प्रयोग होता था, जैसे चौधरी, मुकद्दम और खूत। यह वह व्यक्ति होते थे जो टैक्स का कलेक्शन करते थे स्थानीय स्तर पर। कृषि सुधारों में अगर हम देखें तो इसने बहुत सारे कृषि सुधार किए, क्योंकि अगर आप टैक्स का रेट सिर्फ बढ़ाते जाएंगे तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक आप टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। तो यह प्रोडक्शन बढ़ाने की भी कोशिश करता है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्पेशली कृषि उत्पाद, तो कृषि उत्पाद जब बढ़ेंगे तो उससे जो इसका टैक्स का हिस्सा है वह भी बढ़ेगा। तो उसके लिए यह बहुत सारे सुधार करता है, और कोशिश करता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वह टैक्स कलेक्शन बिचौलियों के माध्यम से ना हो। अब सीधे टैक्स कलेक्शन का काम किया जा रहा था, जिससे जो व्यापारी हैं उनको जो निश्चित मात्रा है उसी मात्रा भर टैक्स देना पड़ता था। जब भी बिचौलियों की व्यवस्था होती है तो सरकार को जितना टैक्स चाहिए होता है उससे ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, क्योंकि यह बिचौलिए अपना हिस्सा भी लगाते थे इससे पहले के प्रशासकों में। अब जो बिचौलियों की व्यवस्था है इसको समाप्त कर दिया गया, और अनाज का जो भंडारण व्यवस्था बना, जो राशनिंग प्रणाली बनी, उससे समाज को बहुत लाभ हुआ, और समाज का जो शोषित वर्ग था उसको संकट के समय खाद्यान्न आपूर्ति की जा सकी। भंडारण की व्यवस्था ने खाद्यान्न की कीमतों को भी नियंत्रित करने में काफी योगदान दिया। तो कृषि सुधार इसने किया। एक तो इसने टैक्स कलेक्शन सीधा कर दिया, खाद्यान्न व्यवस्था को इसने अच्छे से विकसित करने का प्रयास किया, मतलब जो प्रणाली है खाद्यान्न वितरण की उसको काफी अच्छे तरीके से इसने मैनेज किया, जिससे जो बिचौलियों की हिस्सेदारी थी उस हिस्सेदारी को इसने हटा दिया। इसने अमीरों का दमन किया। हमने पीछे भी देखा कि जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने बहुत सारे लोगों से जमीनें छीन ली, और वह लोग कौन थे? जो ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारी थे या ज्यादातर जो अमीर थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। तो इसने उन जमीनों को ले लिया और उसको खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे अब उसका टैक्स सीधा सीधा राजस्व शाही खजाने में जाने लगा। तो लोगों के पास जो मिल्क थी या जो मिल्कियत थी, जिसको संपत्ति कहा जा रहा है, इनाम है, जो इनाम के रूप में दी गई भूमि है, या वक्फ है। वक्फ का मतलब उपहार। तो जिस भी तरीके से भूमि दी गई थी, मतलब लोगों को संपत्ति के रूप में, जिससे वह अपनी आय अर्जित कर सके, या एक तरह से दिया जाता था अधिकारियों को कि वह अब इसी के माध्यम से अपना वेतन कलेक्ट करेंगे। तो मिल्क भूमि, दूसरा इनाम की भूमि, किसी बड़े कार्य के कारण या किसी अन्य बात पर किसी को इनाम दिया जाता था तो वह भूमि, और जो उपहार स्वरूप भूमि दी जाती थी, इसको इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब इनसे टैक्स कलेक्शन सीधा होगा किसका? शाही खजाने का। हालांकि हम यह देखते हैं कि इसने सभी अमीरों की भूमि जब्त नहीं की थी। जैसे मुकद्दम थे, खूत थे और बलाहार थे। तो गांव का मुखिया था कौन? मुकद्दम। जमींदार कौन था? खूत। और किसान कौन था? बलाहार। तो 3 तरह के लोग हमको मिलते हैं। इसने खूतों से भूमि छीनी, यानी जमींदारों से भूमि छीन ली, और मुकद्दमों के जो विशेषाधिकार है वह विशेषाधिकार छीन लिए। तो गांव के मुखिया का विशेषाधिकार छीन लिया।
अब यह टैक्स कलेक्ट करके शाही खजाने में जमा करता था। यह इसका काम बन गया। और जो किसान है उस पर इसने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, 1/2 भाग कर दिया, मतलब 50% टैक्स का रेट लगा दिया। और जो जमींदार हैं इनसे इसने भूमि छीन ली। तो इस तरह से इसने पूरी व्यवस्था लागू की जिससे शाही खजाने में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो पाए। फिर इसने बहुत सारे सैन्य और आर्थिक संबंधों में भी सुधार किया। जैसे इसने दाग और चेहरा प्रणाली लागू की। दाग प्रणाली में सैनिकों को दागा जाता था और पशुओं को भी दागा जाता था। ज्यादातर अलाउद्दीन के शासनकाल में पशुओं को दागा जाएगा, लेकिन जब आएगा तुगलक काल तो यही दाग प्रणाली ज्यादा लागू होगी किस पर? सिपाहियों पर। तो दाग प्रणाली का यह विकास करता है और चेहरा प्रणाली का भी विकास करता है। तो घोड़ों की और जो सैनिकों की पहचान है वह यह सुरक्षित करना चाहता है। यह राज्य के सैन्य खर्चों के लिए वित्त पोषण भी करता है। इससे जो धन है वह सैन्य व्यवस्था में लगता है और जो सैन्य शक्ति है वह काफी मजबूत होती है। क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि इसके सामने खतरा किसका है? मंगोलों का। तो मंगोलों से निपटने के लिए इसने सैन्य व्यवस्था को बहुत विकसित किया था। बहुत सारे सुरक्षा प्राचीर बनवाए या सुरक्षा दीवारें बनवाई, बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, मतलब ऐसे किले जो सुरक्षा व्यवस्था के रूप में विकसित किए गए थे। तो वह सब कुछ इसने किया जिससे यह राज्य की सुरक्षा कर सके। तो इन सब में खर्च लग रहा था, तो वह खर्च उसने टैक्स कलेक्शन से वसूला था और उसी कलेक्शन को यह इस्तेमाल कर रहा था सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के पीछे। इसने मुद्रा व्यवस्था में और व्यापार में भी बहुत सारे सुधार किए। इसने जो सिक्कों की गुणवत्ता है उसमें काफी सुधार किया और जो मिलावट की या घटिया वस्तुओं की या घटिया धातुओं की बने सिक्के हैं उनको रोक दिया कि वह अब व्यापारिक तंत्र में नहीं चलेंगे। इससे क्या हुआ? जो मुद्रा व्यवस्था थी उसमें लोगों का विश्वास काफी बढ़ गया। तो जो जाली सिक्के चलने लगे थे उसको इसने हटाने का प्रयास किया। इसने न केवल व्यापार तंत्र का विकास किया बल्कि जो आंतरिक व्यापार है उसको भी काफी बढ़ावा दिया। इसने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और इस बात पर ज्यादा फोकस किया कि जो स्थानीय बाजार है उसका ज्यादा विकास किया जाए, स्थानीय उत्पादन का उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो जो लोकल डिमांड्स है या जो इन हाउस प्रोडक्शन है, मतलब प्रशासन के आंतरिक भाग का जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। और यह कोशिश करता था कि माल को बाहर से ज्यादा आयात ना किया जाए। तो आयात पर यह नियंत्रण स्थापित करना चाहता है और जो लोकल प्रोडक्शन है उसको काफी बढ़ाना चाहता है। इससे भी जो व्यापार व्यवस्था है वह काफी विकसित हुई। इसने सामाजिक व्यवस्था में और आर्थिक समानता विकसित करने में भी बहुत सारे प्रयास किए। जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उनको वस्त्र और अनाज सस्ते दामों पर मिलते रहे, यह बात इसने सुनिश्चित की थी। इसीलिए आप देखेंगे कि कीमतों पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया वह हमको दिखता है। अमीर जो हैं और जो व्यापारी हैं उनकी संपत्ति पर इसने नियंत्रण लगाया। आपने अभी पीछे देखा कि बहुत सारी जमीन ऐसे लोगों से ली गई, तो अमीरों के पास से संपत्ति इसने ली और कम शुल्क पर या बहुत कम कीमतों पर गरीबों को इसने आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। इन सब से जो समाज में समानता है वह काफी विकसित हुई। तो इस तरह से जो आर्थिक सुधार हैं अलाउद्दीन के वह हमने देखे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा एक चीज का और इस सबके साथ कि इसके आर्थिक सुधारों का जो प्रभाव है वह इसके शासन काल तक ही हमको ज्यादा दिखेगा। मतलब इसके द्वारा विकसित प्रणालियों को लोग अपनाएंगे आगे चलकर, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था सुल्तान को या उसके वंशजों को वह लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके वंशजों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह होंगे और बहुत जल्द ही गाजी मलिक एक नए वंश की स्थापना कर देता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।